बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नौमान मोहम्मद ख़ान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ये ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी। आप खैर बांटेंगे, खैर मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे CRPC का सेक्शन 145। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 145 का इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आम तौर पर हमारे रीजन्स के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ आपस में ज़मीन के झगड़े के ऊपर, पानी के झगड़े के ऊपर, बिल्डिंग्स के झगड़े के ऊपर, बिल्डिंग्स के किराए के ऊपर कन्फ्लिक्ट तज़ाद की वजह से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। और वो झगड़ा इतनी होता है कि आपस में कि खूनो खून हो जाते हैं, बीचों बीच गुत्थम गुत्थम हो जाते हैं और मुआशरे के अंदर अमन का ख़तरा पैदा हो जाता है। एक अफरा तफरी जैसी सूरत हाल हो जाती है। उस सूरत हाल को रोकने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो 145 CRPC का इस्तेमाल करता है। अब जब ख़तरा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, गुत्थम गुत्थम हो जाता है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, मुआशरे में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, मेरा और आपका ज़मीन का झगड़ा है। जब झगड़ा होता है तो एक पार्टी कहती है कि मैं आऊँगा, आपको मारूंगा, आपको मार के ये कब्ज़ा ले लूँगा। दूसरी पार्टी कहती है अगर आप आओगे तो मेरे पास भी बंदे हैं, मैं आ जाऊँगा, मैं भी आपको मारूंगा, मैं कब्ज़ा नहीं लेने दूँगा। फिर वो कब्ज़ा इतना बढ़ जाता है, इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि एक पार्टी धमकी लगाती है कि मैं फ़लाँ तारीख को आऊँगा, इतने बंदे ले आऊँगा और आकर कब्ज़ा ले जाऊँगा, तुमने जो कुछ करना है कर लो। और इस दौरान दूसरी पार्टी भी बंदे तैयार कर लेती है। वो कहती है आप आओ, अगर आप ले सकते हो तो ले लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं राजनपुर सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ अड्डा था, अभी भी अड्डा मौजूद है, लारी अड्डा। वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज़ कुछ अर्सा पहले झगड़ रही थी। एक पार्टी कहती थी कि ये अड्डा हमारे कब्ज़े में होना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती थी कि ये अड्डा हमारे कब्ज़े में होना चाहिए। हुआ क्या, फिर एक पार्टी ने कहा कि मैं बंदे लेके पहुँच रहा हूँ और मैं अड्डे पे कब्ज़ा कर लूँगा। दूसरी पार्टी ने भी अपने बंदे तैयार कर लिए, डंडे सोटे वाले, और ख़तरा पैदा हो गया झगड़े का। यानी 145 की दो रेकोजिट्स हैं। पहली प्री रेकोजिट्स ये है कि वहाँ पर किसी बिल्डिंग का, किसी मार्केट का, किसी जगह पे पानी का, किसी जगह पे कब्ज़े का झगड़ा हो और उस झगड़े के नतीजे में अफरा तफरी या अमन ख़राब होने का खदशा हो, तब 145 का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में मजिस्ट्रेट क्या करता है? ऐसी सूरत हाल में जो मजिस्ट्रेट होता है, अगर उसको मालूमात मिलती है कहीं से या उसको पुलिस मालूमात देती है रिपोर्ट के ज़रिए कि कब्ज़े को लेकर, बिल्डिंग का कब्ज़ा हो, चाहे अड्डे का कब्ज़ा हो, चाहे पानी का कब्ज़ा हो, चाहे फसल की पैदावार का कब्ज़ा हो, इस कब्ज़े को लेकर पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा होने का खदशा है और उस झगड़े की वजह से खून खराबा हो सकता है, अमन ख़राब हो सकता है और अफरा तफरी फैल सकती है। ऐसी सूरत हाल में मजिस्ट्रेट जो है वो पार्टीज़ जो कि झगड़े में इन्वॉल्व होती हैं उनको एक रिटन आर्डर के ज़रिए हुक्म सादर करता है कि वो तमाम लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि ये जगह हमारी है, वो झगड़ा ना करें। वो झगड़े से पहले ऑनरेबल कोर्ट के अंदर एक डेट मुतय्यन की जाती है, उस डेट में आए, या वो पर्सनल पेश हो या वो अपने वकील के ज़रिए पेश होकर वो अपना मौक़िफ़ दें। ये हो गया 145 का सब सेक्शन 1। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ कि लोग ये अगर एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि जनाब कब्ज़े के लिए सिविल कोर्ट मौजूद है, अदालत मौजूद है, फिर फौजदारी कार्रवाई क्यों? वो इस वजह से कि हमारे यहाँ
जो सिविल कार्रवाई है वो 10-10 साल तक चलती है। फौरी तौर पर झगड़े को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट 145 का इस्तेमाल करता है। अब इसे सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो हमने लफ्ज़ यूज़ किया है लैंड या वाटर, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है तमाम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। उसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं, उसमें मार्केट्स आ जाती हैं, उसमें घर आ जाते हैं, उसमें खड़ी फसल आ जाती है, उसके ऊपर कोई रेंट लिया जा रहा है अगर बिल्डिंग्स का, वो आ जाता है, कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं बिल्डिंग्स के, वो आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होंगी। जहाँ पर लैंड या बिल्डिंग यूज़ होगा उसका मतलब ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब 145 सबसेक्शन 3 वो ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट रिटन ऑर्डर पास करेगा कि पार्टीज़ को कि आपने हमारे पास पेश होना है, तो उनकी तामील जो है समन के ज़रिए कराई जाएगी, बजरिया समन। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा, जिस जगह पे डिस्प्यूट चल रहा है, जिस जगह पे लड़ाई चल रही है, उस जगह पर उस बिल्डिंग के ऊपर इस कोर्ट के आर्डर को चिपसा किया जाएगा ताकि तमाम लोगों को पता लग सके कि कोर्ट ने आर्डर दिया है कि आप लड़ाई ना करें, आप कोर्ट आ जाएं। अब 145 का सबसेक्शन 4 इंक्वायरी। अब जो ऑनरेबल कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो इस तमाम मामले की इंक्वायरी करेगा इस सेक्शन के तहत। उसमें उसने ऑनरेबल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने ना तो कब्जा लेके देना है, ना उसने किसी को टाइटल देना है, ना उसने किसी के दरमियान ज़मीन को ट्रांसफ़र करना है। उसने जस्ट इस इशू को रोकने के लिए, इस फसाद को रोकने के लिए पार्टीज़ को बुलाया है कि वो तमाम पार्टीज़ जो ये क्लेम करती हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। उसके अंदर वो ये नहीं देखेगा कि भाई कि कौन क्या कह रहा है, उसके अंदर वो ये ज़रूर कंसीडर करेगा कि जिस वक्त वो सुन रहा है उस वक्त कब्ज़ा किसका है, लीगल पोजीशन किसकी है। वो पहली पार्टी से तमाम उसकी जो स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट वो लेगा, वो उससे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो तलब करेगा। जो दूसरी पार्टी है उससे भी रिटन स्टेटमेंट लेगा, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लेगा। अगर कोई फर्दर उसके अंदर कोई एविडेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी उससे मांग लेगा। अगर मुमकिन हुआ तो वो फैसला भी कर देगा कि ये लीगल पोजीशन या कब्ज़ा जो है वो किससे बिलोंग करता है। इसमें 2 शराइत भी दी गई हैं। पहली शराइत ये दी गई है कि इन केस कि अगर जिस दिन से ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल ऑनरेबल कोर्ट ने रिटन ऑर्डर जारी किया, उससे 2 महीने के अंदर अंदर या जजमेंट आने से 2 महीने पहले पहले अगर एक पार्टी ने रॉन्गफुली उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है जो प्रॉपर्टी पहले से बैठी थी, तो फिर ऑनरेबल कोर्ट यही समझेगी कि जिससे कब्जा लिया गया है ओनर वही है। वो कब्जा दिलाएगी नहीं लेकिन तसव्वुर करेगी। लेट्स सी, मेरी एक जगह है, मेरी उस जगह के ऊपर कुछ लोग आकर कब्जा कर लेते हैं और ऑनरेबल कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो कब्जा है ये 2 महीने के अंदर अंदर लिया गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट ये समझेगी कि ये कब्जा मेरा है। वो ये नहीं समझेगी जिसने लिया है उसका है, उसका कब्जा तसव्वुर नहीं किया जाएगा। दूसरी प्रीरेक्विजिट इसके अंदर ये है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है, मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इससे अगर इस प्रॉपर्टी की तकसीम से कोई बहुत बड़ी अफरा तफरी का मसला हो सकता है, अमन ख़राब हो सकता है, तो वो इस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है। अब सबसेक्शन 5 145 का सबसेक्शन 5 145 का सबसेक्शन 5 ये कहता है अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है और इस दौरान कोई पार्टी जो है वो कोर्ट के अंदर आ जाती है, या जो फ्रीकैन जिसका कोई मफाद हो, या ये पार्टी दरमियान में कोर्ट में आकर ये बताती है कि आपने ऑर्डर पास किया है लेकिन ऐसा कोई इशू एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई झगड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता, झगड़ा तो है ही नहीं कोई, और वो ऑनरेबल कोर्ट में मजिस्ट्रेट को प्रूफ कर देती है कि जनाब ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ऐसा झगड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो सबसेक्शन 4 के तहत सारी तमाम कार्रवाई जो है वो कैंसिल कर सकता है। लेकिन सबसेक्शन 1 के अंदर जो उसने ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर रिटेन रहेगा, वो नहीं ख़त्म होगा। अब 145 सबसेक्शन 6 वो ये कहता है
कि ऑनरेबल कोर्ट ये देखती है तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद, एविडेंस आने के बाद, कि ओरिजिनल लीगल पोजीशन किस बंदे की थी। फिर तमाम डॉक्यूमेंट से ऑनरेबल कोर्ट को ये यकीन हो जाता है कि इस पार्टी की जो है वो लीगल पोजीशन बनती है या वो बननी चाहिए। तो वो एविडेंस देखने के बाद, डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो डिक्लेयर कर देती है कि ये पार्टी जो है लीगल पोजेसर है। लेकिन वो ये भी कहती है कि जब तक कोर्ट डिसाइड ना करे कि ये कब्ज़ा छुड़वाना है या ये जगह खाली करवानी है, उस वक्त तक वो जो लीगल पोजीशन है जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है वो उस जगह के कब्जे के हकदार नहीं है, जब तक इंक्वायरी ख़त्म होने तक ऑनरेबल कोर्ट कोई डिसीजन न ले या मजिस्ट्रेट कोई डिसीजन न ले। 145 का सबसेक्शन 7 वो ये कहता है कि अगर इंक्वायरी चल रही है, इस इंक्वायरी के दौरान एक पार्टी फौत हो जाती है, तो फिर उसका जो वारिस होंगे वो उसमें पार्टी बन जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा वारिस होंगे या उसके ऊपर कोई इशू होगा तो शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक जितने भी वारिस होंगे उस डिजीज़ के, वो इस केस में पार्टी बन जाएंगे और फिर वो प्रोसीजर जो है ना, प्रोसीडिंग आगे चलाई जाएगी। 145 का सबसेक्शन 8 वो ये कहता है कि इन केस कोई किसी ऐसे इश्यूज पर लड़ाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है जो जिसका ख़राब होने का अंदेशा हो। लेट्स सी, अगर किसी फसल की कटाई पर रोला है, एक मालिक कहता है कि ये फसल मेरी है, दूसरा मालिक कहता है ये फसल मेरी है, झगड़ा पड़ गया और इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई और ऑनरेबल कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को ये लगे कि अगर इसको इसी वक्त फसल को ना काटा गया तो ये ख़राब होने का अंदेशा है, तो फिर वो ड्यूरिंग इंक्वायरी ये हुक्म दे सकती है कि इस तमाम फसल को कब्ज़े में ले लिया जाए या फिर इसको बिकवा भी सकती है, ताकि जब फैसला हो जाएगा उसी ओनर के हवाले कर दी जाएगी। अब 145 का सबसेक्शन 9 वो ये कहता है कि इन केस के ड्यूरिंग इंक्वायरी एक पार्टी ये कहती है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ, तो ऑनरेबल कोर्ट मजिस्ट्रेट उसको इजाज़त दे सकता है कि वो पेश करे ताकि इंक्वायरी को कंक्लूड किया जाए। 145 सबसेक्शन 10 वो ये कहता है कि जो CRPC के 107 की जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो इस पर असरअंदाज नहीं करेंगी। वो अख्तियार ज़रूर है मजिस्ट्रेट का, लेकिन 107 की जो कार्रवाई है वो इस सेक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं करेगी। उम्मीद है आपको आज को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।